बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। स्विक्स सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर है 2 और इसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर है जी 4। ये सवाल है हमारा मशरक़ी पाकिस्तान जो है इसकी अलहदगी के जो असबाब हैं या वजूहात हैं वो बयान करें। अहम सवाल है इम्तिहानी नुक्ता नज़र से, अमूमन सेकेंड ईयर के एनुअल पेपर के अंदर ये आता है। इससे पहले कि हम अपने सवाल की तरफ चलें, इसके असबाब जो हैं मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब की तरफ चलें, मेरी गुजारिश है उन तालिब इल्मों से जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, उसको प्रेस करें और वीडियोस जो हैं वो लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि बाकी भी जो तालिब इल्म हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो अज़ीज़ तलबा चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर है हमारा मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की वजूहात। बहुत सारी वजूहात हैं, चंद एक जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक जो है गवर्नमेंट की जो टेक्स्ट बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम वो देखेंगे। अच्छा जी, इससे पहले कि हम ये चीज़ देखें, हम चंद चीज़ें हमारी जानना ज़रूरी है कि इससे पहले क्या हुआ, इसके करीब करीब माजी करीब करीब में क्या हुआ इसकी अलहदगी से कबल। तो हम क्या देखते हैं जी कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा बालिग़ रायदही की बुनियाद पे 7 दिसंबर 1970 के अंदर कौमी असम्बली का इंतखाब होता है, उसका इलेक्शन होता है। इसी तरह फिर आगे जब हम चलते हैं 17 दिसंबर 1970 को सूबाई इलेक्शन जो है वो इस सूबाई जो सूबे हैं सूबाई असम्बली का इलेक्शन होता है। ये दोनों इलेक्शन जो हैं ये यक रुकनी हल्के इंतखाब है उसकी बुनियाद पे होते हैं, यानी कि एक हल्के से सिर्फ एक कैंडिडेट मुंतखब होता है, भले कैंडिडेट 100 हों, 50 हों, 10 हों, 2 हों, जो भी हों, मुंतखब एक नहीं होता है जो ज़्यादा वोट ले जाता है। फिर हम क्या देखते हैं जी इसी दौर के अंदर कि ये जो इलेक्शन था इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने 25 सियासी जमातों को कंसिडर किया बतौर सियासी जमात जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी। अवाम ने जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान थी सियासी जमात मुस्लिम लीग, उसको बिल्कुल जैसे बंदा कहता है पंजाबी में खुडे लाइन लगा दिया, बिल्कुल लिफ्ट ना कराई। और इस इलेक्शन के अंदर जो जीतने वाली सियासी जमात थी, अगर देखें, जिसने कौमी असम्बली की और नीचे ज़्यादा नशस्तें हासिल की, वो थी अवामी लीग जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान की सियासी जमात। दूसरे नंबर पे इस खित्ते की मगरबी पाकिस्तान की सियासी जमात थी जिसको हम कहते थे जी पीपल्स पार्टी, जिसकी बुनियाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी। उस सियासी जमात ने अक्सरियत हासिल की। बहरहाल जी मुख्तसरन यही है कि ये थोड़ा सा पस मंज़र है। इस पस मंज़र के बाद जनाब जाके ना जी इस दौर के अंदर जब ये मामला सारा हुआ, इलेक्शन का रिज़ल्ट आए, होना यही चाहिए था। देखें, उन्होंने अक्सरियत ली तो कौमी असम्बली के अंदर उनकी हुकूमत बनती, मशरक़ी पाकिस्तान की अवामी लीग की। इसी तरह अगर हम बाकी देखें अगर मामलात को, तो जैसे पॉलिटिकली होने थे चलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा ना हो सका बदकिस्मती से, और पीछे कुछ और वजूहात भी चली आ रही थी। फिर एक ये भी ताज़ा वजह बनी जिसकी वजह से 16 दिसंबर 1971 को हमें मशरक़ी पाकिस्तान से हाथ धोना पड़े। हाँ जी, तो इसकी वजूहात की तरफ हम देखेंगे। जब पहली वजह जो हम गिनेंगे वो है जी कौमी क़यादत का फुक़दान। नेशनल लेवल पे जो सियासी हमारे कायदीन थे वो नहीं रहे थे। अब देखें, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात, फिर लियाक़त अली ख़ान का शहीद किया जाना, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रहनुमा जो वाकई जो मुस्लिम लीग बनाने में या मुस्लिम लीग को चलाने में क़याम पाकिस्तान के अंदर जिनका अहम किरदार था। जब पाकिस्तान बना तो इस खित्ते के जो सियासतदान थे, जो कि अमीर थे, लैंड लॉर्ड थे या सरमाएदार थे, तो वो बेचारे पाकिस्तानी वो मुस्लिम लीगी है जिन्होंने हमारी इस सरज़मीन को के वजूद के अंदर अहम किरदार अदा किया। उन लोगों को की सियासत जो है आहिस्ता आहिस्ता किनारा कश हो गए, सियासत से दूर हो गए, और कौमी सतह पे कोई कायद नहीं रहा जिसकी बात पूरी जो पाकिस्तानी कौम है बात सुनती मानती। तो एक ये बहुत बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट पड़ा। यही वजह थी कि जब 1954 के अंदर इंतखाबात हुए तो मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग जो थी वो बुरी तरह हार गई।
बहरहाल जी मुस्लिम लीग के अंदर भी कायदीन नहीं रहे थे, और ओवरऑल भी अगर देखें तो नेशनल लेवल को कोई कायदा नहीं था, जिस वजह से हमें ये आने वाले वक्त में ये जो खला पैदा हुई, जो सबब बनी तकसीम पाकिस्तान की। हाँ जी, इसके बाद है जी इक़्तिसादी बदहाली, पुअर इकनॉमिक कंडीशन। हाँ जी, मशरक़ी पाकिस्तान जो कि मशरक़ी बंगाल था पहले, तो इसकी मुआशी हालत पहले भी बड़ी ख़राब थी, अब तर थी क्या में पाकिस्तान से कबल भी। हिंदू ज़मींदार और हिंदू जो सनतकार थे वो पहले ही इस्तेसाल कर रहे थे इस खत्ते की मुस्लिम अवाम का। क्या में पाकिस्तान के बाद ये बदकिस्मती हमारी कि ये काम जो है वो जारी रहा, वो लोग तरक्की नहीं कर पाए जिस हद तक उनको तरक्की करना चाहिए थी इतने सालों में। तो एक ये भी सबब बना कि उनकी मुआशी हालत नहीं बदली क्या में पाकिस्तान के बाद भी, तो वहाँ की आवाम ने फिर एक वक्त आया कि बगावत ही की और अलग हमसे हो गए, पाकिस्तान जो है वो दो टुकड़े हो गया। हाँ जी, इसके बाद है जी हिंदू इसाज़ा का मनफी किरदार। हाँ जी, देखें इसाज़ा जो होते हैं वो कौम का मेमार होते हैं, वो जो ज़हन साजी करेंगे तालिब इल्मों की, वो उनको जो पढ़ाएंगे जो बताएंगे बच्चे वही चीज़ लेके आगे चलते हैं। तो क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान जो था, मशरक़ी बंगाल साबका, उसके अंदर मुसलमान पहले ही अनपढ़ थे, पढ़े लिखे इतने नहीं थे, जिस वजह से क्या हुआ जी, जिस वजह से ये हुआ कि जब पाकिस्तान बना तो हिंदू पढ़े लिखे लोग मौजूद थे। उन्होंने क्या किया, वज़ारे वही तालीमी मैदान उन्होंने संभाला। तो उन्होंने जो मशरक़ी पाकिस्तान के जो बच्चे थे उनके एक ज़हन बनाया, उनके अंदर बंगाली कौमियत को कूट कूट के भर दिया, जो कि फिर बाद में आने वाले वक्त में अलहदगी का सबब बना। हाँ जी, इसके बाद है जी बंगाली ज़बान का मसला। हाँ जी, देखें जब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज़िंदा थे, उन्होंने दौरा किया मशरक़ी पाकिस्तान का, और वहाँ पे बरमला ये कहा कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान है वो सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू होगी, इसके अलावा और कोई कौमी ज़बान नहीं होगी। तो उनकी ये बात कहने पे क्या हुआ, वहाँ की आवाम खामोश हो गई, क्योंकि क़ायद-ए-आज़म उनके लीडर थे। क़ायद-ए-आज़म की वफ़ात, लियाक़त अली ख़ान का कत्ल कर दिया जाना, ये सारे मामलात जब हुए तो वहाँ पे ये जो बात थी कि हमारी ज़बान बंगाली है और हम बंगाली हैं, ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ती गई, और इसने क्या किया, इसने मजबूर कर दिया इन साज़ों को कि 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर उनको दो कौमी ज़बानें रखनी पड़ी, एक उर्दू और दूसरा बंगाली। और देखें यही चीज़ फिर हमने 62 के अंदर भी बरकरार रखी, और अभी तक ये तनाज़ा चला आ रहा था, बंगाली ज़बान को सरकारी ज़बान के हवाला से तनाज़ात चले आ रहे थे। हाँ जी, इसके बाद है सूबाई तासुबात। मशरक़ी पाकिस्तान की कुल आबादी उस वक्त थी, इस वक्त तक थी 56%। ठीक है जी, कसीर आबादी वाला मुल्क था, इलाका था वो। ठीक है जी, और ओवरऑल देखें तो यहाँ पे जो सूरत हाल बनती थी, सूबे 4 बनते थे, लेकिन हमने बददयांती से सियासतदानों ने मिलकर क्या किया, इसको 1 यूनिट किया ताकि 50-50 काम चल जाए, इस तरह करके हम ले आए इसको। बहरहाल ये चीज़ जो है ये सबब बनती है आगे चल के बिगाड़ पैदा होता है, इलाकाई सियासत को फ़रोग मिलता है। ठीक है ना, अगली हमारी हेडिंग भी यही है, सियासतदानों की इलाकाई सियासत, कि मरकज़ी सतह पे कोई काम नहीं रहा। ये सोहरवर्दी, बाशानी, फजल हक, पीपल्स पार्टी, दीगर बहुत सारे गिरोह बन गए, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, और इस तरह की हर सियासी जमात ने अपना अपना जो इलाका जो है, अपनी अपनी हदूद जो हैं उनके अंदर अपने ही काम चलाया। कहा कि जी ज़ाहिर हर चाहता था कि मेरा इक़्तिदार हो, मैं सीट निकाल जाऊं, बाकी बेशक जो मर्ज़ी हो। तो इलाकाई सियासत परवान चढ़ती गई और कौमी सियासत जो है वो बेचारी दम तोड़ती गई। तो इसलिए सूबाई तसब फैला, बंगाली, पंजाबी, सिंधी, बलोची, ठीक है, ये सारी चीज़ें इस तरह की फैलती रहीं, और ये मौजब बना आगे चल के पाकिस्तान के दो टुकड़े होने का। इसी तरह इलाकाई जो सियासी मनफी हथकंडे थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले, ठीक है ना, सियासतदानों के टांगे खींचने वाले, तो ये जो है ये सबब बनते हैं पाकिस्तान की तकसीम का। हाँ जी, इसके बाद जो एक और बहुत बड़ा धचका लगता है वो है जी अयूबी आमराना दौर। मोहम्मद अयूब ख़ान, जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान मार्शल लॉ लगाते हैं 58 के अंदर, और ये 69 तक कायम रहता है। और ये जो सारा दौर है मार्शल लॉ का दौर है, इस दौर के अंदर हमेशा आप तारीख़ पढ़ेंगे तो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो ब्यूरोक्रेसी से काम लेता है।
ठीक है जी, इदारों से काम लेता है, इनको अख्तियारात देता है और इनके ज़रिए अवाम को दबा के रखता है। तो यही मामला चलता रहा। वो बेचारे उस खत्ते के अवाम पहले ही पसमानदा थे, फिर ऊपर से ये काम चलता रहा, तो तरक्की इस खत्ते में हुई, वहाँ नहीं हो सकी बदकिस्मती से, और ये एक सबब है पाकिस्तान के दो टुकड़े होने का। अच्छा जी, इसके बाद है जी मुजीबुर रहमान का 6 नुकाती फार्मूला। हाँ जी, ये जो 6 नुकाती फार्मूला था शेख मुजीबुर रहमान का, जो अवामी लीग के रहनुमा थे, तो इसने बिल्कुल वो जो कहते हैं जो थोड़ी बहुत रहती थी साख्त, उसको भी ख़त्म कर दिया। ख़ुद साख्ता अपनी तरफ से बनाएगी, जो सूबाई खुद मुख्तारी का जो फार्मूला ये लेके आए थे, अवाम इसके झांसे में आ गई और अवाम इसके पीछे लग के इसको उन्होंने लीडर बनाया और ये कामयाब हुए सदर के इलेक्शन के अंदर। और ये भी एक सबब बनी चीज़ कि अवाम समझती थी कि हमें अख्तियारात ही नहीं हासिल, और उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की बात मान के इसके पीछे लग के सारे काम कर लिए। इनमें जो चंद एक बातें यहाँ पे आपकी किताब में लिखी भी हुई हैं फार्मूले के अंदर, कि वो क्या था कि नी वफाक का कायम किया जाना, सूबों को अलग अलग रियासतें बना दिया जाना, करेंसी का एक इशू था, करेंसी भाई अलग अलग हो, ज़बान इधर बंगाली इधर ये उर्दू बेशक हो, ठीक है ना जी। इसके अलावा दिफा और चंद खारजा अमूर ये अलग पाकिस्तान यानी कि मरकज़ के पास हों, बाकी सारी सूबों को दे दिए जाएँ। 6 पॉइंट इसी तरह के इसके हवाले से थे, गो क्योंकि आपके ये सिलेबस किस्सा नहीं है, आप यहाँ पे सिर्फ यही देखेंगे कि शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकाती फार्मूला भी एक सबब बना कि पाकिस्तान जो है वो 2 टुकड़े हुआ। हाँ जी, इसके बाद ये भुट्टो मुजीब इख्तिलाफ़ात। हाँ जी, इस इलेक्शन के अंदर जब ये मामला हुआ ना जी कि शेख मुजीबुर रहमान की जमात ने वाज़ अक्सरियत हासिल कर ली, तो अब मामला ये था कि देखें याह्या खान जो हैं वो 71 में जब ये हैंड ओवर करके गए मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की पावर्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, तो अब देखें ये इक़्तिदार एंजॉय कर रहे थे, इनको पता था कि अब कुर्सी देना बहुत मुश्किल है, वज़ीर आज़म का ओहदा तकसीम किया जाना, ये किसी और को दे देना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही बातें टाल मटोल और ये सारे मामला चलते गए। इजलास में उसका बाइकाट 3 मार्च 1971 के कौमी असम्बली का इजलास था, भुट्टो ने उसका बाइकाट किया, ठीक है ना जी। तो ये भी एक फिर सबब बनी आगे चल के चीज़ कि देखें ये मिल बैठते और तय कर लेते मिल के कोई कि हम क्या करें, कौन वज़ीर आज़म बने कौन सदर बने, जो भी मिल के तय करते मामला सही हो जाता। लेकिन मज़े के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इजलास में शिरकत ही ना की, उसका बाइकाट किया। हाँ जी, इसके बाद अगली है जी फ़ौजी कार्रवाई। 23 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश का परचम लहरा दिया और जनाब बगावत कर दी, अलहदगी का ऐलान कर दिया। तो इस सूरत हाल के अंदर, इस हंगामी सूरत हाल के अंदर फ़ौजी कार्रवाई वहाँ पे कर दी गई, ठीक है जी। और जब फ़ौजी कार्रवाई होती है तो उस वक्त का जो मेजर जनरल थे याकूब अली ख़ान, इन्होंने फ़ौजी कार्रवाई करने से इनकार किया, तो जनरल टिक्का खान नियाज़ी को वहाँ पे भेज दिया गया और इन्होंने जाके फिर वहाँ पे ज़ाहिर दबाने की कोशिश की, जो भी हथकंडे जो भी तरीके अपनाए वो शुरू कर दिए। लेकिन ये जो चीज़ थी इसका रद्द अमल जो है वो मनफी ही आया और बगावत जो है वो बढ़ती ही गई। अच्छा, इसके बाद है गंगा तैयारे अगवा। गंगा तैयारे का अगवा, हाईजैकिंग ऑफ गंगा एयरक्राफ्ट। गंगा नामी हवाई जहाज़ था इंडिया ने ख़ुद से ड्रामा रचाया, उसको अगवा का ड्रामा रचाते हुए उसको लाहौर एयरपोर्ट पे उतारा। पाकिस्तान का फ़िज़ाई नाकाबंदी की गई और नाकाबंदी करने की वजह से क्या हुआ, हमारी जो फ़ौज थी वो फंस के रह गई मशरक़ी पाकिस्तान में। अगर आज भी अगर आप देखेंगे बांग्लादेश के नक्शे को देखें तो साबका यानी कि साबका मशरक़ी पाकिस्तान, तो उसको आपको देखें तो वो 3 अतराफ़ से इंडिया की जो है ना दायरे में घिरा हुआ है और एक तरफ उसको समंदर लगता है। तो ऐसा खित्ता जो 3 तरफ से दुश्मन के नरगे में हो, ऐसे खित्ते से जान छुड़ाना, अपने आप को बचाना मुश्किल था। जबकि इधर नाकाबंदी भी हो चुकी थी, हम वहाँ पे असला भी नहीं पहुँचा पा रहे थे। अच्छा जी, इसके बाद अगली हेडिंग है जी इलाकाई जमातों की कामयाबी। हाँ जी, छोटी छोटी जमातें, इलाकाई जमातें, इधर पीपल्स पार्टी, उधर शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग, इसी तरह सरहद और बलूचिस्तान में वली ख़ान की नेब और जमीयत उलमा इस्लाम हज़ारवी ग्रुप, इस तरह की छोटी छोटी जमातों ने अपने अपने इलाक़ों के अंदर, अपने अपने सूबों के अंदर कामयाबी हासिल की।
अब कोई ऐसी सियासी जमात नहीं थी जिसको आप कहें कि ये कौमी सियासी जमात है और हम इक़्तिदार इसको सौंप दें। ठीक है जी। तो आप देखिए अवामी लीग सिर्फ वहाँ से कामयाब थी, ज़ाहिर क्योंकि आबादी उनकी 56% है, वहाँ से उसको बिल्कुल इतनी कामयाबी मिली कि वो मरकज़ में हुकूमत बना सकती थी, मोर देन 50% वो नशिस्तें जीत चुकी थी। तो बहरहाल यही मामला था। इलाकाई जमातें जो हैं, इलाकाई सतह पे सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शन जीती, और कौमी सतह पे जैसे अब मुस्लिम लीग अगर होना चाहिए था, वो कहीं भी हमें नज़र नहीं आती। हाँ जी, भारत की मदाखलत जी। 22 नवंबर 1971 को मशरकी पाकिस्तान पर भारत ने हमला कर दिया। पाकिस्तान पहले ही महसूर था, भारत ने बाकायदा उस पर हमला कर दिया, और हमला करने के बाद जो है वो बिलाखिर पाकिस्तान की अफवाज को असला डालना पड़ा। इस तरह 16 दिसंबर 1971 को जाके जो है वो बांग्लादेश पे, यानी कि बांग्लादेश का जो है बाकायदा तौर पे आज़ादी का ऐलान हो गया। हाँ जी, बड़ी ताकतों की साजिश। हाँ जी, भारत ने किया रूस के साथ मुआहदा। इस मुआहदे के तहत 20 साल वो आपस में दिफाई उनका जो है मामला चल रहा था, दिफाई इमदाद, आपस में ताउन। तो इस दौर के अंदर ही उन्होंने मुआहदा किया था और बहुत सारा असला टेक्नोलॉजी ख़रीदी, रूस मदद कर रहा था इसकी। इधर जब आप दूसरी तरफ देखें तो इंडिया जो है वो इसराइल से भी असला ख़रीद रहा था अमरीकी साख्त का, और अमरीका चुप रहा। जब पाकिस्तान को सऊदी अरब और उर्दन ने मदद करना चाहिए तो अमरीका ने इनको मना कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो बहरहाल चाहे रूस हो, अमरीका हो, इसराइल हो या दीगर ताकतें हों, ये भी सबब बनी कि इन्होंने मिलकर मशरकी पाकिस्तान को अलग करने का, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में अहम किरदार अदा किया। तो अज़ीज़ तलबा, ये था मुख्तसरन मशरकी पाकिस्तान, साने मशरकी पाकिस्तान या मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब या वजूहात। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अगले सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठाएँ। अगले लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।